Hello friends, my name is Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज टैक्स ऑडिट सीरीज़ के 5th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें डेप्रिसिएशन के क्लोज 18 को कैसे फाइल करना है अपने फॉर्म 3CD में। अगर आपने पहले 4 पार्ट्स अभी तक टैक्स ऑडिट सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ इन 4 जो पहले वाले पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात की है। पार्ट नंबर 2 ऑफ टैक्स ऑडिट सीरीज में हमने बात की है 3CA और 3CB फॉर्म्स में कंपैरिजन क्या होता है, और नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हमने कुछ क्लॉजेस की डिस्कशन की है जो कि इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। आज पार्ट 5 में हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्लोज यानी कि क्लोज 18 को हमने कैसे फिल करना है एक्यूरेटली उसकी बात करेंगे, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कोई भी एडजस्टमेंट आपको अगर डालनी है डेप्रिसिएशन के क्लोज में तो उसे आपको कैसे डालनी है। देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी LLPs हैं, आप अगर कंपनीज की बात करेंगे तो शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें कुछ यूजफुल लाइफ बताता है, लेकिन वो यूजफुल लाइफ ओनली हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के लिए एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमें अलग से डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए हुए हैं, और सभी केसेस में वो डेप्रिसिएशन रेट्स कंपनीज एक्ट के रेट से ज्यादा दिए हुए हैं। अब ज्यादा क्यों दिए हुए हैं? ताकि आप लोग अपनी मशीन्स को जल्दी से जल्दी बदलें और प्रोडक्शन टाइम टू टाइम चलती रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहे। सो क्लोज 18 ऑफ फॉर्म 3CD की आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन के क्लोज को आपने कैसे फिल करना है। अगर आप हमारे प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो हमने क्लोज 18 की टेबल जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की यूटिलिटी में है, हमने उसी को ही यहां पे सीधा कॉपी किया है, और उसी के बेस पे आपको 1 बाय 1 समझाएंगे कि कौन कौन से कॉलम में आपको क्या क्या अमाउंट्स लिखने हैं। अगर आप क्लोज 18 देखेंगे तो वो स्टार्ट होता है particulars of depreciation allowable as per Income Tax Act 1961 in respect of each asset or block of assets। आपको ये पता है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो मेनली ब्लॉक ऑफ एसेट्स के हिसाब से लगता है। मींस जो प्लांट एंड मशीनरीज 15% डेप्रिसिएशन वाली हैं उन सबको हम कंबाइंड करके दिखाते हैं। जो प्लांट एंड मशीनरीज 40% टैक्स वाली हैं, डेप्रिसिएशन वाली हैं, उन्हें हम कंसोलिडेट करके एक ब्लॉक बनाते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर का 10% का एक ब्लॉक होता है। ऐसे ही हम बिल्डिंग का भी अलग से ब्लॉक बना के चलते हैं, तो जिनकी परसेंटेज सेम क्लास ऑफ एसेट में एक जैसी होती है उसका हम एक सिंगल ब्लॉक बना देते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारे को ऐड डिटेल्स के अंदर ये सब डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 का है, जिसमें कि सीरियल नंबर 1 2 3 सिर्फ सीरियल नंबर बताए गए हैं। सेकंड कॉलम के अंदर है डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स और क्लास ऑफ एसेट्स। यहां पे आपको अपने ब्लॉक्स को चूज करने हैं। अगर आप फर्नीचर एंड फिक्सचर की डेप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो आप फर्नीचर एंड फिक्सचर का ब्लॉक चूज करेंगे। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन यहां दिखाना चाहते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी करेंगे। अगर 40% वाला रेट है तो 40% करेंगे। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मींस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जितने ब्लॉक्स हो सकते हैं उन सब ब्लॉक से रिलेटेड डेप्रिसिएशन के रेट्स आपको यहां पे ड्रॉप डाउन के अंदर दिए गए हैं। आपको बस अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है और उसके अगेंस्ट अपनी अमाउंट्स लिखनी है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का अगला कॉलम है ये ऑटो फिल्ड होके आता है। जो भी ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो ऑटोमेटिक उठ के आएगा। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमें बताना है ओपनिंग WDV एक्चुअल। जो भी हमारी ओपनिंग की WDV है वो बतानी है। अब ओपनिंग की WDV हमें कहां कहां से मिल सकती है? अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में, एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, सो हो सकता है कि आपके टैक्स ऑडिटर ने जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनल ऑडिट की हो तो उसमें जो आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया हो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही किया हो। ऐसे केसेस में आप डेप्रिसिएशन के चार्ट से भी ओपनिंग WDV लेके आ सकते हैं। सेकेंडली, आप लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपकी क्लोजिंग WDVs हैं वहां से आप अपनी ओपनिंग WDV लेके आ सकते हैं। थर्डली, अगर आप चाहें तो लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो आपने क्लोजिंग WDV दिखाई है उसको आप ओपनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी असेसी ऐसा है जिसने 1 साल का टैक्स ऑडिट का ब्रेक लिया है बीच में, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ली थी सेक्शन 44ADA की और आप एक प्रोफेशनल हैं, सो उस केस के अंदर सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन आपको डीम्ड मान ली जाती है कि आपको मिली है। उस केस में आप अपनी पिछली से पिछली ITR
ईयर में जाएंगे, जब भी आपने क्लोजिंग WDV को दिखाया है उसमें आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। उसके बाद जो क्लोजिंग WDV 31 मार्च 2022 की निकल के आएगी उसे आप यहां पे लेके आएंगे। मींस कि आप 1 अप्रैल 2021 को दोबारा से कंप्यूट करेंगे कि आपकी ओपनिंग WDV कितनी बनती है और उस ओपनिंग WDV के फिगर को आप यहां पे दिखा देंगे। तो लास्ट ईयर की ITR, मोस्ट रीसेंट लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाई गई है। तो नेक्स्ट कॉलम्स हैं adjustments made to the written down value under section 115 BAC BAD, ये दोनों सेक्शन न्यू टैक्सेशन स्कीम के हैं। 115 BAC इंडिविजुअल्स HUF पे लगता है और BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लगता है। अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो लिखा हुआ है ओनली फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। इट मींस हमें ये एडजस्टमेंट इस साल नहीं करनी है, इस एडजस्टमेंट को आप ध्यान ही मत दीजिएगा। एडजस्टमेंट्स मेड टू, नेक्स्ट कॉलम है adjustments made to written down value of intangible assets due to excluding value of goodwill of a business and profession। आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट बजट में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि आज से आपको गुडविल का अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगा। सो उस केस के अंदर ऐसा तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर मुझे गुडविल का कोई अमोर्टाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी WDV में पहले से गुडविल पड़ी हुई हो सकती है। सो ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट ने एक एडजस्टमेंट का कॉलम दिया था कि आपने जो गुडविल आपके पास ओपनिंग WDV में पड़ी है उसे आप 100% राइट ऑफ कर दीजिए। ये काम भी असेसमेंट ईयर 21-22 में हो चुका होगा, तो इस असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हमें ये दोनों एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी क्लाइंट में, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स के अंदर ओपनिंग WDV एंड एडजस्टेड WDV सेम होगी। नेक्स्ट कॉलम किस चीज का है? नेक्स्ट कॉलम है परचेजेस का। परचेजेस में जो सबसे 1 नंबर कॉलम है उसमें आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ परचेजेस लिखनी है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ परचेजेस मींस आपने उसमें GST के अमाउंट को इंक्लूड करके लिखना है, आपने उसमें फॉरेन एक्सचेंज के अमाउंट को इंक्लूड करके लिखना है, आपने उसमें सब्सिडी ग्रांट के अमाउंट को इंक्लूड करके लिखना है। मींस कि आप उस अमाउंट की इनवॉइस वैल्यू को परचेज वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आपको 3 कॉलम मिलेंगे एडजस्टमेंट्स डालने के लिए। फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा सैनवेट क्रेडिट का। मींस आपने जो भी परचेज वैल्यू में GST का इनपुट जोड़ा हुआ है उसको आप एडजस्टमेंट नंबर 1 से बाहर निकाल दीजिए। तो गवर्नमेंट आपसे यही तो चाहती है कि आप अपनी परचेज वैल्यू में लिए गए GST को अलग से दिखाएं, क्योंकि आप अगर GST लो और इनकम टैक्स लो देखेंगे तो GST लो हमें यह बोलता है कि उस GST के अमाउंट का क्रेडिट हम नहीं देंगे जिसका हमें डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल रहा है, और सेम इनकम टैक्स एक्ट हमें बोलता है कि जिस भी इनडायरेक्ट टैक्स का मैं क्रेडिट ले रहा हूं उस केस के अंदर मैं उसका यहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा। आप इस अमाउंट को क्लोज 44 के साथ भी मैप कर सकते हैं। क्लोज 44 में आपने दिखाना है कि क्या ब्रेकअप है आपका GST रजिस्टर्ड वेंडर्स का और नॉन GST रजिस्टर्ड वेंडर का। उसमें आप अगर हमारी वीडियो लास्ट जाके देखेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखेंगे वहां जाके तो आपको पता लगेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी हमने आपको यह बोला है कि एक अलग से रो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की दिखाइए। तो जो GST रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है मेनली वो अमाउंट आपका यहां से रिकंसाइल हो जाएगा। यहां जितना सैनवेट लिया हुआ है वहां भी उसी अकॉर्डिंग ही आपको अमाउंट लेना है, सब्जेक्ट टू उन आइटम्स के जिसका इनपुट हमें मिलता नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सेक्शन 43A आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट इंपोर्ट करते हैं, मैंने लाइन क्या बोली है, हम कैपिटल एसेट जब भी कोई इंपोर्ट करते हैं सो उस केस के अंदर उससे रिलेटेड जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस होता है उसे हम रियलाइज्ड बेसिस पे, पेड बेसिस पे हम अपनी एसेट के अंदर ऐड करते हैं। मींस अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस का कुछ नहीं करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल एसेट हमने इंडिया से ही लिया है लेकिन उसका लोन हमने फॉरेन करेंसी में लिया हुआ है, सो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। सो यहां उन्हीं एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है जो सेक्शन 43A में गवर्न होती है, जहां पे हम कैपिटल एसेट आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी
फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस होता है उसको रियलाइज्ड बेसिस पे हम यहाँ पे लेके आते हैं। सो अगर आपको कोई गेन हुआ है तो वो परचेज वैल्यू में से घट जाएगा, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो आप परचेज वैल्यू में ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आपको उसे अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में पहले डिसअलाउ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा अगर लॉस है तो, और अगर गेन है तो आपको उस अमाउंट को दोबारा से क्रेडिट बैक करना पड़ेगा अपनी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में, और आपको परचेज वैल्यू में से उसे नेट करना पड़ेगा ताकि अब आपको डेप्रिसिएशन कम मिले। कोई भी सब्सिडी, कोई भी ग्रांट, कोई भी रिइंबर्समेंट अगर आपको किसी से मिली है उस परचेज ऑफ एसेट से रिलेटेड जिसके पैसे आपने नहीं दिए हैं, सब्सिडाइज्ड मिली है आपको, तो उस सब्सिडी की वैल्यू को आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपको अगले कॉलम में लिखना है टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस, मींस जो आपकी ग्रॉस वैल्यू थी उसमें से जीएसटी को हटा के, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को जोड़ के, फॉरेन एक्सचेंज गेन को माइनस करके और सब्सिडी को माइनस करके जो नेट परचेज वैल्यू निकल के आती है उसको आप लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ परचेज में। अब उसके दो पार्ट्स होंगे, जो पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है उसको आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे, और जो 180 डेज से ज्यादा है उसको अगले में लिखेंगे। 180 डेज से ज्यादा जो पुट टू यूज हुई होगी वो एसेट्स पे हमें 100% डेप्रिसिएशन मिलेगी, और जो 180 दिन से कम एसेट यूज हुई होगी उस पे हमें 50% की डेप्रिसिएशन मिलेगी। इट मींस हमें ये अमाउंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं कि हमने उस एसेट्स को पुट टू यूज कैसे किया है। अब इसके लिए आपके पास 30 सितंबर की कट ऑफ डेट नहीं है कि आप 180 डेज 30 सितंबर तक निकालेंगे। अगर आप इन डेट्स को कंप्यूट करेंगे तो जितनी भी एसेट्स आपने 3 अक्टूबर 2021 तक परचेज की होंगी तक, मींस अप टू आफ्टर कॉन्सेप्ट, जितनी भी आपने एसेट्स अप टू 3 अक्टूबर 2021 तक परचेज की होंगी उस पे आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जो एसेट्स आपने 3 अक्टूबर के बाद परचेज की होंगी उस पे आपको डेप्रिसिएशन रेट का 50% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। सो आपने यहाँ परचेज वैल्यू सही से दिखानी है। उसके बाद बात आती है डिडक्शंस की। अभी हमने परचेज के अंदर ऐड किया सब कुछ, हमने अपनी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में परचेजेस ऐड की। अब हम बात कर रहे हैं डिडक्शंस की। सो डिडक्शंस में भी सेम बात है। डिडक्शंस में हम अमाउंट दिखाएंगे सेल कंसीडरेशन, जो हमें पैसे मिले हैं उस एसेट को बेच के। अगर हमें उस एसेट को बेच के कोई पैसे नहीं मिले हैं और वो ब्लॉक भी हमारा खत्म नहीं हुआ है, सो ऐसे केस के अंदर हम उसकी कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो डिलीशंस का मतलब यहाँ पे है सेल कंसीडरेशन। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो डिलीशंस उन एसेट्स की है जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में खड़े हैं या फिर मोर देन 180 डेज के लिए यूज हो चुके हैं। मींस क्या जिन एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन रेट का 100% क्लेम किया है क्या उन्हें डिलीट किया गया है या लेस देन 180 डेज वाले को डिलीट किया गया है। तो जो भी डिडक्शंस के अमाउंट हैं उन्हें हम सेग्रीगेट करके टोटल अमाउंट के अंदर शो कर देंगे। उसके बाद बात आती है अदर एडजस्टमेंट्स। अगर आपने कुछ अदर एडजस्टमेंट्स भी उसके अंदर डालनी है, जैसे कि हम सपोज करें कोई ऐसी एसेट है जिसको मैं पर्सनल यूज के लिए भी यूज करता हूं और मैं अपने बिजनेस के लिए भी यूज करता हूं, ऐसे केस में सेक्शन 38(2) हमें बोलता है कि हमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगी वो हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलेगी। या फिर हम अगर बात करें किसी कंपनी का अगर अमलगमेशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है, तो उस केस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन की डेट है, जिस दिन से वो कंपनियां अलग हो रही हैं, तो जितने दिन यूज कर चुके हैं एसेट उसकी तो टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाती है और बाकी डेप्रिसिएशन नई कंपनी को जाके मिलती है जितनी एसेट्स हमारी ट्रांसफर हो चुकी हैं। ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट अगर हमें डालनी है वो सब एडजस्टमेंट्स हम अदर एडजस्टमेंट में डालेंगे। अगर आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है वो भी आप अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर डालेंगे अगर आपने न्यू टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन अलाउएबल आपका अमाउंट कंप्यूट होके आएगा और डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द ईयर आप निकाल सकते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस माइनस डिडक्शंस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस एडजस्टमेंट, आपकी डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द ईयर निकल के आ जाएगी। इन सब अमाउंट्स को आपको अच्छे से दिखाना है और जब आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करेंगे तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर अमाउंट अलग दिखाया गया और अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी गलती छोड़ दी तो उस केस के अंदर जब 143(1) की इंटीमेशन आएगी तो उस केस में आप पे कुछ एडिशंस आ सकती हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में जो अमाउंट जाएं और जो इनकम टैक्स रिटर्न में अमाउंट जाए वो दोनों अमाउंट ठीक हों। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।